हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कितनी नावों में कितनी बार कविता को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। कलगी बाजरे की कविता का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। ये कविता अज्ञे जी के हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए नवीन उपमानों का प्रयोग किया है, क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि जो पुराने यानी जो परंपरागत उपमान हैं उनमें अब भावों को व्यक्त करने की क्षमता है, जो सार्थकता है वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए वो अपनी प्रणय अभिव्यक्ति के लिए यानी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए नए और ताजे उपमानों का प्रयोग करते हैं। और उन्होंने ताजे उपमानों में किनका प्रयोग किया है? हरी बिछली घास और डोलती कलगी बाजरे की। इन दो उपमानों का प्रयोग उन्होंने अपनी प्रणय अभिव्यक्ति के लिए किया है। तो ये प्रश्न जो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि किन नवीन उपमानों का प्रयोग कवि ने किया है, तो आप लोग इनको याद रखेंगे। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कविता को पढ़ने के बाद हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस कविता के, जो कि पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, उनको हम लोग बाद में देखेंगे। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। कवि जो है वो अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जमीन पर बिछी हुई, बिछली यानी कि बिछी हुई चिकनी घास, तो वो अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जमीन पर बिछी हुई चिकनी घास के समान हो, या डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, या डोलती यानी कि हिलती हुई डोलती हुई, कलगी यानी कि बाली, छरहरे यानी कि पतले दुबले। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि तुम हरी चिकनी जमीन में बिछी हुई हरी चिकनी मुलायम घास के समान हो, या हिलती हुई या डोलती हुई पतले दुबले बाजरे की बाली के समान हो। अगर मैं तुमको सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाए कुई टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। तो कवि आगे कहते हैं कि अगर मैं तुमको, कवि कहते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ यानी कि जो शाम होती है वो लालिमा लिए हुए है, तो कवि कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको ललाती शाम के नभ यानी आकाश की अकेली तारिका यानी शाम के समय में आकाश में निकली हुई अकेली तारिका तुमको नहीं कहता, अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई, निहार यानी कि ओस, कुई यानी कि कुमुदनी। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं तुमको शाम के समय में जो लालिमा लिए हुए शाम होती है, शाम के समय में आकाश में निकली हुई अकेली तारिका अगर मैं तुमको नहीं कहता, या शरद ऋतु में सुबह के समय ओस से नहाई हुई कुमुदनी का फूल नहीं कहता, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो टटकी यानी कि ताजी। तो कवि कह रहे हैं कि अगर मैं तुमको शाम के समय में आकाश में अकेली निकली हुई तारिका नहीं कहता, या शरद ऋतु के समय सुबह ओस से नहाई हुई कुमुदनी का फूल नहीं कहता, या ताजी खिली हुई चंपे की कली, ये सारी चीज़ें अगर मैं वगैरह, तो यानी ये सारी चीज़ें अगर मैं तुमको नहीं कहता, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला है या सूना है, तो इसका कारण कवि कह रहे हैं कि ये अगर मैं तुमको शाम के समय में अकेली तारिका या सुबह के समय कुमुदनी के ओस से नहाए हुए कुमुदनी का फूल या ताजी खिली हुई चंपे की कली अगर मैं तुमको ये नहीं कहता, तो इसका कारण ये नहीं है कि मेरा हृदय उथला है या सूना है, कि मेरा हृदय जो है वो भाव शून्य है या
उसमें प्रेम नहीं है, भावहीन है, इसका कारण ये नहीं है, या कि मेरा प्यार मैला है। और कवि कह रहे हैं कि इसका कारण ये नहीं कि मेरा हृदय जो है वो भाव शून्य है, या उसमें प्रेम नहीं है, या मेरे प्यार में कोई खोट है या कोई दोष है। फिर आगे कवि कहते हैं कि बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं देवता, इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। फिर आगे कवि कारण बताते हुए कहते हैं कि इसका कारण केवल इतना है कि ये जो उपमान है, यानी ये जो कली, चंपे की कली, कुमुदनी का फूल और आकाश में निकली हुई तारिका जो है, ये सारे जो उपमान हैं ये मैले हो गए हैं। यानी कि इनको संस्कृत के कवि जो और जो हिंदी के कवि ने, इन लोगों ने इतना इसका प्रयोग किया है इन उपमानों का, कि इन उपमानों ने अब भावों को व्यक्त करने की जो क्षमता है, जो सार्थकता है, वो समाप्त हो चुकी है। यानी अब ये भावों को व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्षमता जो है वो इनकी समाप्त हो चुकी है, मैले हो गए हैं, यानी इनकी जो सार्थकता है भावों को व्यक्त करने की वो समाप्त हो चुकी है। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कूच यानी कि कूच कर गए हैं, यानी कि समाप्त हो चुका है। अब देवता यानी कि देवत्व, देवता से यहाँ पर देवता अर्थ नहीं लिया जाएगा, देवता का होगा देवत्व, या कहेंगे कि शब्द की जो चेतना है या सार्थकता है। तो कवि जो है वो कहते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, यानी कि ये जो उपमान है इनमें शब्दों को, भावों को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो चुकी है। और देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, यानी कि ये जो प्रतीक है, यानी ये जो शब्द हैं जिनसे भाव को व्यक्त किया जाता है, इन प्रतीकों का देवत्व यानी इनकी जो चेतना है, इनकी जो सार्थकता है वो कूच कर गई है, यानी उनकी सार्थकता जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। फिर आगे की पंक्तियां हैं, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूं, अगर मैं यह कहूं। तो कवि जो है वो आगे कहते हैं कि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बासन यानी कि बर्तन, मुलम्मा यानी कि चमक। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि कभी क्या होता है कि बर्तनों को अधिक घिसने से उसकी जो चमक है जो वो चली जाती है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि जब नया बर्तन लाया जाता है तो उसमें एक अलग सी चमक होती है, लेकिन जब उसको हम लोग रोज रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज रोज जब उसको धुला जाता है तो उसकी जो चमक है वो चली जाती है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए कवि जो है वो कहते हैं कि क्या होता है कि जो शब्द हैं यानी जो उपमान हैं जिनसे भावों को व्यक्त किया जाता है वो पुराने हो चुके हैं, तो उन्हीं की तुलना जो है ये बर्तनों से की है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से बर्तनों को अधिक घिसने से उनकी चमक जो है वो चली जाती है, उसी प्रकार से इन जो उपमान हैं इनकी भी सार्थकता जो है वो अब नष्ट हो चुकी है, यानी ये अब भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। मगर क्या तुम नहीं समझ पाओगी, क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, यानी कह रहे हैं कवि कि लेकिन क्या तुम अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट इसी जादू के। और कवि कह रहे हैं कि क्या तुम अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाओगी, क्यों कि तुम्हारे रूप के तुम सबसे अधिक निकट हो, यानी कि अर्थात तुम्हारे रूप की तुलना जो है वो किसी भी वस्तु से या किसी भी चीज से नहीं की जा सकती, केवल उसकी तुलना तुम ही से की जा सकती है। निकट हो इसी जादू के, और अपने रूप के, अपने सौंदर्य के, अपने व्यक्तित्व के जादू के तुम ही सबसे ज्यादा निकट हो। निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। और कवि कह रहे हैं निजी किसी सहज, निजी यानी मैं अपने सहज, अपने गहरी समझ से, गहरी बोध से मैं ये कह रहा हूँ, किस प्यार से मैं ये कह रहा हूँ। और कवि कह रहे हैं कि मैं अपनी किसी निजी समझ यानी अपने निजी समझ से ये कह रहा हूँ, और कितने प्यार भरे मन से मैं ये कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छर हरे बाजरे की। और कवि कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि बिछली घास हो तुम, बिछली यानी कि जमीन पर बिछी हुई चिकनी घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छर हरे बाजरे की। और कवि कहते हैं कि तुम हरी बिछली घास हो, हरी चिकनी जमीन पर बिछी हुई घास हो, या हवा में लहराती हुई पतली दुबली बाजरे की बाली के समान हो।
आज हम शहरातियों को पालतू मालंज पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहते हैं कि आज हम शहरातियों को पालतू मालंज यानी होता है फूलों का बगीचा। ये एक बंगाली शब्द है, इसका मतलब होता है फूलों का बगीचा। संवारना यानी कि तैयार करना। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि हम शहर के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर में, आपने देखा होगा कि शहर में क्या होता है कि लोग अपने अपने घरों में फूलों का एक बगीचा तैयार करे होते हैं, तरह तरह के फूल वहाँ पे लगाए होते हैं और भी अनेक तरीके के पौधे जो हैं वो लगाए होते हैं। तो उसी की ओर संकेत करते हुए कवि जो कह रहे हैं कि आज हम शहर में रहने वालों ने अपने घरों में फूलों का बगीचा लगा रखा है। छोटे छोटे बगीचे जो हैं अपने घरों में बना लिए हैं, उन पर लगे हुए जूही के फूलों से, सवरी जूही के फूल यानी कि जूही के फूलों को हम लोगों ने अपने बगीचों में लगाया हुआ है, उनको बहुत बड़े जतन से संवारा हुआ है। उन फूलों से, जूही के फूलों से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, उससे सृष्टि के विस्तार यानी संसार के विस्तार का, उसके संसार के विस्तार का, ऐश्वर्य का यानी उसकी समृद्धि का, औदार्य का यानी उसकी उदारता का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। और इससे जूही के फूल से भी ज़्यादा जो सृष्टि का विस्तार है, उसका ऐश्वर्य, समृद्धि है और उसकी उदारता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रतीक, कहीं सच्चा कहीं प्यारा प्रतीक जो है एक बिछली घास है। ये जमीन पर बिछी हुई चिकनी घास है, या शरद के सांझ के सोने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। या बिजली घास है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रतीक, या शरद ऋतु के शाम के समय में सोने आकाश पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की, हिलती हुई बाजरे की बाली। तो कवि जो है वो कह रहे हैं कि आज हम जो शहर के लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में छोटे छोटे बगीचे जो है वो हम बनाए हुए हैं और उन बगीचों पर जूही के फूलों को बड़े जतन से संवारा हुआ है। लेकिन ये जो जूही के फूल हैं ये सृष्टि की विस्तार, सौंदर्य, समृद्धि और उदारता को उतने अक्षय से प्रकट नहीं कर सकते, या उसका जो प्रतीक है सृष्टि के सौंदर्य, विस्तार और समृद्धि का जो प्रतीक है, ये जूही के फूल से कहीं ज़्यादा अच्छा प्रतीक जो है वो है ये बिछली घास और ये छरहरी कलगी बाजरे की। ये ज़्यादा अच्छा प्रतीक है इसका। आगे की पंक्तियां हैं, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। और कवि आगे कहते हैं कि और सचमुच जब जब इन्हें देखता हूँ, और कवि कहते हैं कि और सच में जब जब मैं इन्हें, हरी बिछली घास और डोलती हुई बाजरे की कलगी को मैं जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान, ये जो खुला वीरान यानी सूनापन है, संस्कृति यानी कि संसार का, वही कवि कह रहे हैं कि जब जब मैं ये बिछली घास और कलगी बाजरे की को देखता हूँ तो ये जो संसार का सूनापन है वो घना होकर मेरी ओर सिमट आता है। ऐसा लगता है कि संसार पूरा मेरी ओर सिमट आ रहा है या मेरे ही आसपास है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, और मैं संसार में अपना समर्पण कर देता हूँ, या मैं संसार में समर्पित हो जाता हूँ, या मैं खुद को संसार को समर्पित कर देता हूँ। फिर आगे की पंक्तियां हैं, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि शब्द जादू है मतलब कि शब्दों के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है, अपने भावों को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन क्या समर्पण कुछ भी नहीं है। यानी कि
यानी कि शब्दों के द्वारा अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है, लेकिन क्या दूसरे के प्रति या अपने प्रेम के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को न्यौछावर कर देना, क्या ये कुछ भी नहीं है? क्या इसका कोई भी अर्थ नहीं है? तो यहाँ से ये जो कविता है ये समाप्त होती है। अब हम लोग इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। इसमें ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में पूछी भी जा चुकी हैं। इनको देख के पूछा गया था कि ये किस कविता की पंक्तियां हैं। और यहाँ पर ये शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ भी नहीं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। और कवि ने किन नए उपमानों का प्रयोग किया है, तो हरी बिछली घास और दौलती कलगी बाजरे की, इन 2 उपमानों का प्रयोग जो है वो कवि ने अपनी प्रियतमा के सौंदर्य के वर्णन के लिए किया है। और कुमुदनी के पुष्प का नाम आया है इसमें, चंपे की कली, इस तरीके के उपमान जो हैं इनका नाम आया है। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि किन पुराने उपमानों का प्रयोग जो है वो अपनी प्रियतमा के सौंदर्य के वर्णन के लिए नहीं करना चाहते। तो शरद ऋतु के मौसम में ओस से नहाई हुई कुमुदनी का फूल, यानी कुमुदनी के फूल से, चंपे की कली से और आकाश की अकेली तारिका, इन सारे उपमानों से जो कवि हैं वो सौंदर्य का वर्णन, प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन जो है वो नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये उपमान जो है वो अब पुराने हो गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे और इनकी पंक्तियाँ याद रखेंगे। ये कविता ज़्यादा लंबी नहीं है तो इनकी पंक्तियाँ आप लोग जरूर याद रखेंगे। हो सकता है इसकी पंक्तियाँ जो है वो क्रम से लगाने के लिए पेपर में आ जाए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है वो पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं। इस कविता को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसकी PDF को शेयर कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।